अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। इसके बाद मैं शाम को घर आई और मैंने अपने शौहर का दिया हुआ वो तोहफा खोल के देखा जो उसने मुझे शादी के शुरू में दिया था, लेकिन इस टाइम मुझे पूरा नहीं आता था। ये एक नाइटी थी, यानी कि शबे ख्वाबी का लिबास था। उसने कहा था कि तुम्हारे लिए लाया हूँ, पर इसमें पूरी नहीं आई मैं। मतलब वो बहुत खुला था, लेकिन अब 2 महीने की मेहनत के बाद आज मुझे ये लिबास पूरा आ गया था। मैंने लिबास पहन लिया। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अभी इस लिबास के ऊपर मैंने बड़ी सी चादर ओढ़ ली, क्योंकि मैं अपने शौहर को हैरान करना चाहती थी। वो खाना खाकर आया था, सीधा कमरे में चला गया। उसने मुझे गौर से देखा भी नहीं। जब मैं उसके सामने जाकर खड़ी हुई तो मैंने कहा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसने कहा कि वैसी ही लग रही हो जैसे पहले लगती हो। मैंने अपने वजूद पर मौजूद चादर हटाई और कहा कि अब देखो। मुझे तो कहने लगा कि मेहरबानी करो, चादर फिर से कर लो। मैंने कहा कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं बीवी हूँ आपकी, हमारी शादी को बहुत वक्त हुआ है। क्या? नहीं। उसने कहा कि तुम बीवी नहीं हो, तुम तो एक मर्द हो, और मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी शादी तुमसे हुई है। मैंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं मर्द नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ। उसने कहा कि अगर तुम औरत होती तो फिर तुम्हारे जिस्म पर ये। मेरी शादी बहुत अजीब तरीके से हुई थी। मेरा नाम नसीम था। ये नाम मेरे माँ बाप ने रखा था। सब लोग कह रहे थे कि ये नाम मर्दों वाला है, लेकिन मेरी माँ को मुझ पर यही नाम देना था। उन्होंने मेरा नाम नसीम बीबी रखा था। मेरे बाबा के एक दोस्त थे जो बहुत अच्छे इंसान थे। वो अक्सर हमारे घर आते जाते थे। उन्होंने मुझे भी देखा हुआ था। मैं उनके सामने चाय पानी रखती। सुना था कि उनका एक बेटा है जो बहुत ही खूबसूरत इंसान है। वो हमेशा यही कहते थे कि मेरी बीवी तो इस दुनिया में नहीं है, मैं अपने बेटे की शादी करनी है। और इसने भी अपनी शादी का मामला मुझ पर छोड़ दिया है। कहता है कि जिस लड़की से आप मेरी शादी करवाएंगे मैं कर लूँगा। वो मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी शादी की उम्र हो रही थी, लेकिन अभी तक शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। एक दिन बाबा ने कहा कि महमूद साहब अपने बेटे की शादी हमारी नसीम से करना चाहते हैं। ये बात हमने मेरी माँ ने खुशी से निहाल होकर सुनी, और मेरे पापा भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके दोस्त का घर था। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने भी हाँ करने सर हिला दिया। पर मैं ये सोच रही थी कि जब वो अपने बेटे से ये बात पूछेंगे कि कहीं वो इनकार ही ना कर दे। पर वो अगले ही दिन वापस आए और कहने लगे कि उसे कोई मसला नहीं है। उसने भी यही नहीं कहा कि मुझे लड़की की तस्वीर देखनी है। आखिर बेटा है मेरा, और फिर जो कुछ मेरा है वो उसी का तो है। बस आप लोग शादी की तैयारी करें। 1 महीने के अंदर ही हमारी शादी हो गई। मेरे शौहर का नाम वकार था। जैसा मैंने सुना था वो बहुत खूबसूरत तो नहीं था। खैर, हम दोनों अलग अलग ही बैठे थे और निकाह हो चुका था। इसके बाद रुखसती का वक्त हुआ तो मेरे चेहरे पे आधा घूंघट था। मेरा कद काफी लंबा था और सब लोग कह रहे थे कि बहुत ही ऊंची लंबी लड़की है, अच्छी है। लंबे कद की औरत तो हर कोई चाहता है, क्योंकि एक लंबा कद बहुत से ऐब छुपा लेता है। लंबे कद की औरत मजबूत होती है, खूबसूरत लगती है, और उसे जल्दी मोटापा भी नहीं आता है। बच्चे भी लंबे लंबे पैदा होते हैं। फिलहाल तो सब मेरी तारीफ ही कर रहे थे, लेकिन जब सुहाग रात पर मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो वो कुछ हैरान नजर आने लगा। उसने कहा कि तुम्हारा मेकअप थोड़ा खराब हो गया है, तुम काम क्यों नहीं करती? एक मुंह हाथ धो के आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। जब मैं मुंह हाथ धोकर आई तो उसने कहा कि हाँ, अब तुम अच्छी लग रही हो। लेकिन वो कुछ परेशान नजर आ रहा था। कहने लगा कि तुम बहुत दुबली पतली हो, एक तो लंबी हो, ऊपर से दुबली पतली हो, थोड़ा सा वजन तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए था। मैंने कहा कि मुझे मोटा होना अच्छा नहीं लगता। मैं मोटी हो जाऊंगी तो फिर सारी दुनिया कहेगी मोटी हो गई है। अब इसको पतला होना चाहिए। उसने कहा कि हाँ, ये भी बात है, और फिर जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो वैसे भी थोड़ा वजन तो बढ़ ही जाएगा। तुम्हारा कद लंबा है कि मोटी होके बुरी नहीं लगोगी। मेरे पास आओ। मैं जब उसके पास बैठी तो वो मुझे घूर घूर के देखने लगा, और जब सुबह हुई तो मेरी आंख कुछ टूटने की आवाज पे खुली। मेरे शौहर ने ग्लास तोड़ दिया था। मुझे लगा कि शायद गलती से छूट गया होगा इसके हाथ से, लेकिन दरअसल वो गुस्से में था। उसके बाबा ने कहा कि क्या कर रहे हो बेटा, यानी अपनी बीवी पे रोब जमाने की कोशिश कर रहे हो? वो इस बात पे हंसने लगे। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी तुम्हारी माँ पे मेरा कौन सा रोब चला, उल्टा वही मुझसे खिदमतें करवाती रही। ये उल्टी सीधी हरकतें मत करो। इसे मैं इस घर में तुम्हारी बीवी और अपनी बेटी बना के लाया हूँ। जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। वैसे भी वो घर में इकलौती औरत होगी। मेरे शौहर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहां से चला गया। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो मेरे ससुर ने मेरी तारीफ की और कहा कि ये क्या बात है बेटा, कहीं आपने इससे कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की है?
तुम्हें डांटा तो नहीं उसने? मैंने कहा कि नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात हो तो सबसे पहले मुझे बताना, मैं इसको सीधा कर दूंगा। मैं इसका नहीं, तुम्हारा बाप हूँ। उन्होंने तो मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखा। मेरे घर से नाश्ता आ गया तो हम लोगों ने नाश्ता किया। पर सुबह से रात हो गई, मेरा शौहर अभी तक वापस नहीं आया था। रात हुई तो कमरे में आया और मुंह दूसरी तरफ करके सो गया। मैं नई नवेली दुल्हन थी, मुझे उससे ज्यादा कुछ कहना अजीब सा लग रहा था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। बस शादी के पहले दिन ही उसने मुझे गौर से देखा, मेरे पास बैठा था। इसके बाद से तो ऐसे ही पेश आ रहा था जैसे मैं उसके कमरे में रहती ही नहीं हूँ। एक दिन मैंने तंग आकर पूछ लिया। मैंने कहा कि क्या बात है वकार, आप मेरे साथ इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? मैं तो आपकी बीवी हूँ। और मैंने तो सुना था कि शादी के शुरू में तो लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता उन्हें। लेकिन आप मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हमारी शादी को एक हफ्ता नहीं बल्कि 7 साल गुजर चुके हैं। तो उसने कहा कि क्या करूं मैं, तुम्हारे साथ बैठूं, प्यार मोहब्बत की बातें करूं, तुम हो इस काबिल? मैंने कहा कि क्या मतलब, क्या किया है मैंने, क्या गुनाह कर दिया जो आप इस तरह से कह रहे हैं? वो कहने लगा कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मुझे एक औरत चाहिए थी, एक औरत जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। एक मर्द को ऐसी हम सफर चाहिए होती है जो पूरी तरह से एक औरत हो। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या अल्लाह ना करे मैं औरत नहीं हूँ? अगर मैं औरत नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? उसने कहा तुम्हारे अंदर औरतों वाला है ही क्या? ना तुम्हें कपड़े पहने हुए अच्छे लगते हैं, तुम्हें देखकर मेरे अंदर कोई अरमान नहीं जागता। जरूरत से ज्यादा पतली हो, सिवाय लंबे बालों के तुम्हारे पास औरतों वाली कोई चीज नहीं है। मेरा शौहर इस तरह से बात कर रहा था जैसे अपनी बात समझा नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि खुल के कहें जो कहना चाहते हैं। और फिर उसने खुल के वो बात कह दी जो शायद शादी के शुरू में कोई भी शौहर ऐसे मुंह फाड़ के अपनी बीवी को नहीं कह देता। मैंने कहा कि हर इंसान अलग होता है, सबको अल्लाह ने बनाया है। इसका जिस्म अलग हो सकता है, उसकी आंखें एक जैसी नहीं होती। आप क्या चाहते हैं कि अगर मैं हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कुछ भी खा लूं, मुझ पे वजन नहीं चढ़ता, मैं मोटी नहीं हो सकती। उसने कहा कि तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देने के बावजूद भी तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें नहीं पता कि एक मर्द की कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ अरमान होते हैं। उसने न जाने क्या सोचा होता है कि तुम्हें देख के मुझे अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरी किसी औरत से नहीं बल्कि किसी मर्द से शादी हो गई है। मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे शादी ना करता। मैंने कहा कि आपको पहले कैसे पता होता? आपने क्या इस माशरे को कोई बाहर का मगरबी माशरा समझ रखा है जो आपको पहले से ये सब कुछ पता चल जाता? अगर मैं आपके नसीब में आई हूँ तो मैं ही आपका नसीब हूँ। और जिस बात के बारे में आप ये कह रहे हैं ना, मुझे पहले से पता चल जाता कि मैं दिखने में कैसी हूँ, मेरे पास क्या है और क्या नहीं, वो आपको कभी पता नहीं चलता। अब मैं आपकी ज़िंदगी में आ गई हूँ, तो आपको मुझे अपने साथ रखना ही होगा। और अगर आपने मुझे ज़्यादा तंग किया, तो मैं ये बात आपके वालिद साहब को बता दूंगी कि आप मुझे मर्द मर्द कहते हैं। मेरा शौहर थोड़ा सा घबरा गया और खामोश हो गया, क्योंकि जाहिर है कि ये उसकी ज़ाती बात थी। अगर ये बात बाहर निकल जाती, तो सबने उसको ही समझाना था। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना था। वो खामोश तो हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि उसके दिल में मैं कभी जगह नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि उसे जिस तरह की औरत चाहिए थी, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं एक दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी। मुझे वाकई कपड़े पहने हुए अच्छे नहीं लगते थे। ऐसा लगता था कि कपड़ों को हैंगर पे टांग दिया गया हो, आगे पीछे से बिल्कुल जिस्म के साथ चिपक जाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता कि मेरा शौहर मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखता और रात होते ही मेरे पास आके बैठ जाता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके चेहरे पे नागवारी आ जाती। वो कहता कि तुम्हारे साथ मुझे मेरी ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ मुझे वो रफ़ाक़त, वो मोहब्बत नहीं मिल रही जो एक मर्द औरत से चाहता है। तुम्हें क्या लगता है कि मर्द शादी क्यों करता है? जिसके लिए मैंने शादी की है, अभी तक वो मुझे खुशी नसीब ही नहीं हो रही, और तुम्हारे साथ कभी नसीब भी नहीं होगी। तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर ही बताएगा कि क्या करना है। जब हम डॉक्टर के पास गए और उसको जाकर बताया कि ये मसला है, तो डॉक्टर भी अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने कहा कि आपकी बीवी को ताकत की दवाइयाँ दे सकता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता। मेरा शौहर बीच में फँस गया था। अगर वो किसी को ये बात बताता, तो उसमें भी उसकी अपनी ही बेइज़्ज़ती थी। इसीलिए वो किसी को ये बात कह भी नहीं रहा था, और दिल ही दिल में जल रहा था। लेकिन असल में ज़ुल्म तो मेरे साथ हो रहा था। अपने ही शौहर से इस तरह की बातें सुन के मुझे बहुत बुरा लगता था। रात को मेरे साथ वक़्त गुज़ार लेता और फिर कहता कि मुझे तो कोई खुशी ही नहीं मिली। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। जब वो ऐसा कहता था, मैं तड़पने लगती थी। मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगती थी। क्या मैं इतनी बुरी थी? क्या मैं वाक़ई औरत नहीं लगती थी? एक दिन उसने कहा कि कहीं जाना है, तो मैंने सफ़ेद रंग का जोड़ा पहन लिया और लाल लिपस्टिक लगा ली, क्योंकि सफ़ेद रंग के जोड़े के साथ तो लाल लिपस्टिक ही लगाई जाती है। अब सफ़ेद लिपस्टिक तो नहीं लगा सकते। जब मैं तैयार होकर उसके सामने आई तो उसने कहा कि ये क्या बेहुदा किस्म का हुलिया बना रखा है।
تم نے؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کیونکہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو سفید رنگ پہنا اور سفید رنگ میں تو کافی ڈیسنٹ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ڈیسنٹ کی بات نہیں ہے، ایک تو تمہارا قد لمبا ہے، اوپر سے تم نے بالوں کی یہ چوٹی جو پونی بنا لی ہے اور لال لپسٹک لگا کے رامو ہجڑا لگ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک خسرا ہوتا تھا جو صبح صبح آ کر لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، بالکل اس جیسی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو کسی خسرے سے ملا رہے ہیں؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو لگ رہی ہو وہی کہہ رہا ہوں۔ اس نے بھی ایسے ہی لال لپسٹک لگائی ہوتی تھی، وہ بھی ایسے ہی لمبا سا پتلا سا تھا۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی، تم گھر پہ ہی بیٹھو۔ میں پورا دن روتی رہی اور آج مجھے روتے ہوئے میرے سسر نے دیکھ لیا اور میں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو میں نے یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے سعودی جا رہا ہوں، وہاں پر ایک میرا بھائی رہتا ہے، 3-4 مہینے وہیں پر گزار کے آؤں گا۔ لیکن تم تو کافی پریشان لگ رہی ہو، اگر تم کہتی ہو تو میں نہیں جاتا۔ میں نے کہا کہ نہیں ابو آپ جائیں، میاں بیوی میں چھوٹی موٹی لڑائی تو ہو ہی جاتی ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ، میں اس کی کلاس لگاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہم نے کہیں جانا تھا، میں ٹھیک سے تیار نہیں ہوئی تو ان کو برا لگ گیا۔ میرے سسر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری صبح کی فلائٹ ہے، میرے ساتھ آؤ، کچھ پیکنگ میں میری مدد کروا دو۔ میں نے ان کی مدد کروائی۔ میرا شوہر تو رات کو واپس ہی نہیں آیا۔ میرے سسر صبح 4 بجے کی فلائٹ سے چلے گئے۔ اب گھر میں صرف میں اور میرا شوہر ہی رہ گئے تھے، لیکن ایک ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ ہونے کے برابر۔ اب میں نے کوشش بھی کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں نے بہت بری بری باتیں سن لی تھی، میرے وجود پہ بہت وار کر لیے گئے تھے۔ اب میں کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بس میں گھر کا کھانا بنا دیتی ہوں، اس کے کپڑے استری کر دیتی، گھر کو صاف کر دیتی، اور جب میرا دل اداس ہوتا تو میں چھت پہ چلی جاتی۔ ہمارے گھر کی چھت کے بالکل سامنے کوئی نیا گھر بنا تھا جس پہ کوئی لڑکا رہنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اس کی کوئی فیملی بھی ہوگی، لیکن اس کی کوئی فیملی نہیں تھی، وہ اکیلا ہی تھا۔ وہ چھت کے اوپر کسرت کیا کرتا تھا، اس نے باریک سی بنیان پہنی ہوتی تھی، وہ خود بھی بہت لمبے قد کا تھا، اس نے خوب باڈی شاڈی بنائی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھتی تھی تو سوچتی تھی کہ اس کو کہتے ہیں خوبصورت مرد، لمبا ہے، چوڑا ہے، بہادر لگتا ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اپنے جسم کو اتنا خوبصورت بنایا ہو، اور ایک میرا شوہر ہے، بس نام کا مرد ہے، بس ایک عام سا انسان، سیدھا سادہ سا، اور پورا دن مجھ میں کمیاں نکالتا رہتا ہے۔ اگر اسے بڑی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی تھی تو پھر خود بھی پہلے اس جیسے لڑکے جیسا تو بنتا، اسے بھی تو کوئی حسین حور مل جاتی۔ جب خود دیکھنے میں ایک کچھ اچھا خاصا نہیں ہے تو پھر حسن پرست کیوں بنتا ہے؟ میں یہ باتیں سوچتے سوچتے اس لڑکے کو دیکھتی رہی اور دیکھتی ہی جا رہی تھی، اور مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اسے دیکھ رہی تھی، اور اس نے دور سے ہاتھ ہلایا جسے کہہ رہا ہو کہ کہاں کھو گئی ہے محترمہ۔ مجھے یہ دیکھ کے بہت شرمندگی ہوئی، میں فوراً نیچے آ گئی۔ میں نے کہا کہ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ یہ مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس بات پہ وہ مسکرا دیا۔ جب میں دوبارہ چھت پہ گئی تو وہ اسی طرح دیکھ رہا تھا مجھے، لیکن میں اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے چھت پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے کہ میں بار بار چھت پہ جانے لگی، اور اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھنے لگے۔ اس نے ایک دن مجھے ایک عجیب سا اشارہ کیا۔ مجھے اس اشارے کی سمجھ آ گئی، اس کا مطلب تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے چہرے پر ہاتھ لگا کے بہت خوب کا اشارہ کیا تھا، لیکن یعنی مجھے وہ بہت خوبصورت کہہ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ بھلا میں کسی کو خوبصورت کیسے لگ سکتی ہوں۔ ایک دن میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا، وہ چینی کے بہانے آ گیا۔ میں نے اسے چینی کپ میں ڈال کے دے دی، وہ دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے ایسا کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ بہت خوبصورت ہیں اور فٹ ہیں۔ پتہ ہے ہر انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، آج کل عورتیں تو بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتی، لیکن آپ بہت ہی زیادہ اچھی ہیں۔ کیا آپ بھی کوئی ورزش وغیرہ کرتی ہیں؟ اسے ورزش کرنے کا بہت شوق تھا، وہ دن میں 8 گھنٹے ورزش کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو بس شروع سے ہی ایسی ہوں۔ اس نے کہا تو پھر آپ کی باڈی ٹائپ ہی ایسی ہے۔ ایسی باڈی ٹائپ نصیب والوں کی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ورزش، نہ کوئی ڈائٹنگ، لیکن پھر بھی دبلے پتلے اسمارٹ رہتے ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اسی باڈی ٹائپ کی وجہ سے تو میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اچھی ہوں۔ خیر ہم نے زیادہ بات نہیں کی، وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر ایک دن میں بازار میں سبزی لے رہی تھی، سامان بہت بھاری ہو گیا تھا جب کسی نے آ کر میرے ہاتھ سے سامان کا تھیلا پکڑ لیا۔ یہ وہی لڑکا تھا۔ میں نے کہا کہ ارے آپ۔ اس نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے۔ ویسے میرا نام سمیر ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام فائزہ ہے۔ میں اسے اپنا نام نہیں بتانا چاہتی تھی، مجھے میرا نام مردوں والا لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ بہت پیارا نام ہے آپ کا، چلے میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ویسے بھی اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہی تھا، یعنی ایک ہی گلی کا۔ راستے میں ہم باتیں بھی کرتے آ رہے تھے، وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ انسان کو فٹ ہونا چاہیے، سبزیاں کھانی چاہیے، یہ وہ۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ بھی شام کو اکیلی ہی بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ آپ کی امی ابو کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے،
अकेली नहीं रहती, मेरे साथ मेरे शौहर रहते हैं और मैं शादीशुदा हूँ। उसने कहा कि आप शादीशुदा हैं? मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी शादी हो गई है। आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप शादीशुदा औरतों की तरह तो चाल-ढाल भी बदल जाती है, लेकिन नहीं आपकी। मैंने इस बात का जवाब नहीं दिया, हमारा घर आ गया था, मैं अपने घर में आ गई। लेकिन पूरा दिन समीर के बारे में ही सोचती रही। मुझे उसका नाम भी बहुत खूबसूरत लगा था। एक दिन मेरा शौहर सामान पैक कर रहा था। मैंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहने लगा कि तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने हुंज़ा जाने का प्लान किया है। वहाँ जा रहा हूँ, 15 दिन में वापस आ जाऊँगा। मैंने कहा कि वहाँ जा रहे हो, मुझे अब बता रहे हो? मैं क्या करूँ? उसने कहा कि तुम अपनी अम्मी-अब्बू के घर चली जाओ। घर को ताला लगा दो। वो कुछ पैसे टेबल पे रखे, इस्तेमाल कर लेना। मैंने कहा कि बस घर से जा रहे हैं और अपनी बीवी को बस इतना ही बता रहा था। उसने कहा कि और क्या करूँ? अपनी बीवी से अलविदाई मोहब्बत करके जाऊँ? तुम इस काबिल हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए? तुम्हें देख के तो मुझे उल्टी आती है। ऐसा लगता है कि किसी आदमी के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। इसीलिए पहाड़ों में जाके कुछ दिन सुकून के गुज़ारना चाहता हूँ और वापस आऊँगा तो तुम्हारा कोई फ़ैसला करके ही रहूँगा। सारी ज़िंदगी तो इस तरह नहीं ज़ाया कर सकता तुम्हारे साथ। मेरा शौहर घर से निकल गया और मैं ज़मीन पे बैठ के रोने लगी। लेकिन मेरा अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने अपने आँसू साफ़ कर लिए। मुझे मेरे शौहर ने कहा था कि तुम अपनी अम्मी-अब्बू के घर चली जाना, क्योंकि ज़ाहिर है मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती थी। मेरे ससुर भी घर में नहीं थे, पर मैंने अपनी अम्मी-अब्बू के घर जाने का इरादा तर्क कर दिया और बहुत अच्छी बिरयानी बनाई। थोड़ी देर बाद बिरयानी की खुशबू समीर को मेरे दरवाज़े तक ले आई, क्योंकि उसने बताया था कि उसे खाने-पीने का बहुत शौक है। वो खाना बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, इसलिए फिर वर्जिश भी बहुत ज़्यादा करता है, ताकि उसको वज़न ना चढ़े। उसने कहा कि क्या मुझे थोड़ी-सी बिरयानी मिलेगी? मैंने कहा कि आप अंदर आ जाएँ, साथ बैठ के खाते हैं। इस बात पे वो भी खुश हो गया और हम दोनों के साथ बैठकर बिरयानी खा रहे थे। वो मेरी बहुत तारीफ़ कर रहा था। मैंने उसको बताया कि मेरे शौहर घर पे नहीं हैं और 15-20 दिनों के लिए बाहर ही रहेंगे। मैं घर में अकेली हूँ। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। हम खुल के बातें वगैरह कर सकते हैं, वरना तो आप मुझसे खुल के बात भी नहीं करती। मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। आपको पता है ना, मशरिकी मर्दों का भी अजीब ही सोच होती है इनकी। लेकिन अब वो घर पे नहीं है तो अकेली रहूँगी। आप होंगे तो आपसे बातचीत हो जाया करेगी। उसने कहा कि बिल्कुल, मैं कंप्यूटर पे ही काम करता हूँ, ज़्यादातर वक्त फ़ारिग ही होता हूँ, रात में काम करता हूँ, दिन आपके साथ गुज़ार लिया करूँगा। मुझे बार-बार अपनी दोस्त कह रहा था कि आपसे दोस्ती करके मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं रोज़ समीर मेरे घर आने लगा। कभी-कभी मैं खाना लेकर उसके घर चली जाया करती या कभी वो 2 कप कॉफ़ी बना के मेरे घर आ जाता। एक-दूसरे के दोस्तों की तरह ही पेश आ रहे थे हम। पर एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं भी कोई मज़ामत नहीं कर सकी। मैं अपने शौहर की मोहब्बत की तरसी हुई औरत थी। अगर वो मुझसे मोहब्बत ना करता, कम से कम मुझे इज़्ज़त तो देता। उसे तो मुझे हमेशा ही बुरे अंदाज़ में पुकारा था और आज मोहब्बत भरी आवाज़ ने मुझे पिघला के रख दिया था। मैंने अपना आप समीर को सौंप दिया और ग़ुलामों की तरह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने लगी। 10 दिन हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे। हमने एक-दूसरे के साथ ऐसे-ऐसे लम्हात जिए कि जैसे ख्वाबो ख़यालों में ही सोचे जा सकते हों सिर्फ़। एक-दूसरे से इतनी मोहब्बत हो गई हमें कि ये भी भूल गए थे कि मैं किसी की बीवी हूँ। उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे हमेशा से तुम जैसी औरत की तलाश थी, जो मेरे साथ खड़ी होके खूबसूरत लगे। मैं एक ऊँचा लंबा चौड़ा मर्द हूँ और मुझे तुम जैसी ही औरत चाहिए। तुम्हारे अंदर एक नहीं, बल्कि 10 औरतों की रूह है। जबकि मेरा शौहर मुझे औरत मानने से भी इनकारी था और यहाँ पर ये शख्स मेरी इतनी तारीफ़ कर रहा था। मैं तो खुशी से ही निहाल हो रही थी। और 12-13 दिन के बाद मेरा शौहर वापस आ गया। उसने देख के हैरान रह गया। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ज़िना किया है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान हुई। उसका मतलब कि वो भी मेरी तरह एक गलत काम कर रहा था। किसी की इज़्ज़त पर वार कर रहा था और फिर उसके साथ तो ये होना ही था, क्योंकि ज़िना तो कर्ज़ है जो आपको चुकाना ही पड़ता है। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि जाने से पहले तलाक दे दूँगा, पर मुझे तुम्हें तलाक नहीं देनी। तुम जैसी ही हो, मेरी बीवी हो। इज़्ज़त हो, मेरे साथ बैठी हो। वहाँ हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम लोगों को इन औरतों ने बेवकूफ़ बना लिया और फिर हम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हमने इनकी इज़्ज़त ख़राब की है। पुलिस केस होते-होते बचा है। बुरी तरह से ज़लील होके आ रहे हैं। शायद मुझे सज़ा मिली क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन अब मैं तुम्हें खुशी-खुशी अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या करूँ? मेरा शौहर तो ये कह के चला गया था कि वापस आके तुम्हें छोड़ दूँगा। इसीलिए तो मैं इस हद तक चली गई थी, लेकिन अब वो मुझे अपने साथ रखना चाहता था। मैं तो बीच में फँस चुकी थी। पर जो मोहब्बत मुझे समीर से मिली, वो मुझे मेरे शौहर से नहीं मिली, ना कभी मिल सकती थी और ना ही वो दे सकता था। इसका दिल मुझसे फिर भर जाता, अभी तो वो अपने साथ हुए एक हादसे के सहर में था। शायद इसीलिए डर के मारे ऐसी बातें कर रहा था। एक दिन मैंने उसे अपने और समीर के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने मुझ पे हाथ उठाया और खड़े-खड़े मुझे तलाक दे दी।
मैं अपने घर आ गई और मैंने अपने घर वालों को कहा कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दी है। इद्दत पूरी करने के बाद समीर ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने फौरन हाँ कह दी। हमने किसी को ये पता नहीं लगने दिया कि समीर ही वो शख्स था जिसके साथ मैं शादी से पहले इन्वॉल्व थी। मेरा शौहर हमेशा के लिए सऊदीया चला गया, अपने चाचू के साथ काम करने लगा और मैं समीर के निकाह में आ गई। अब मैं उसके साथ हूँ, हमारा हर दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है। लेकिन अपने ससुर के बारे में सोच के अफसोस होता है कि वो तो मुझे अपनी बहू के रूप में छोड़कर गए थे और मैंने पीछे से क्या कर डाला, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे। लेकिन उनके बेटे ने बहुत बुरी बुरी बातें कही थी, मेरी रूह पे जख्म लगाए थे। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी। जब मैं किसी को ये बात बताती हूँ तो वो कहता है कि तुम्हारे शौहर ने तुम पे कभी हाथ तो नहीं उठाया, तुम्हें अपनी मर्जी से तलाक तो नहीं दी। फिर मैं तो उसके साथ ये सब करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने मुझे बुरा भला कहा था, मेरी रूह पे जख्म लगाए थे। उसने कभी मुझे कुछ नहीं कहा और खुश नहीं रखा था। अगर हम साथ रहते तो वो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे मुझे फिर छोड़ ही देता। अब आप लोग बताएं कि मैंने सही किया या गलत किया। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। समीर मुझे कभी भी बुरा नहीं कहता। हम लोग एक साथ मिलकर वर्जिश करते हैं और उसे मेरे वजूद से हमेशा खुशी मिलती है। वो कहता है कि तुमने कोई कमी नहीं है, तुम एक फिट औरत हो, औरतों को ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग बताएं कि क्या मैंने गलत किया।